नमस्कार दोस्तों। हम मुगल कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे, उसमें प्रशासन के स्त्रीकरण में केंद्रीय प्रशासन पिछली क्लास में हमने पढ़ दिया था। आज हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन या सूबे के प्रशासन पर बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए, अगर अपन मुगल कालीन पूरे राज्य की बात करें, पूरे प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन का ढांचा कुछ इस तरह था कि जैसे आप अगर ये देखोगे तो सबसे ऊपर कोई था तो वो था केंद्र। ये सबसे ऊपर था। केंद्र के अधीन, केंद्र उस समय मतलब बादशाह इसका हेड हुआ करता था। केंद्र के अधीन कई सूबे होते थे, बेसिकली हम प्रांत भी कह सकते हैं इसको। ये सूबे थे और इनकी संख्या लगभग 20 थी। ठीक है, मैं इसका सारा ब्यौरा आपको दूंगा। ये सूबे कई सरकारों में विभक्त थे। सरकार कह सकते हो इसको, जिला कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये सरकारें कई परगनों में विभक्त थी। परगने कई ग्राम और मौजों में विभक्त थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रशासन का एक लेवल तय किया गया था, पूरा स्त्रीकरण हो रखा था। ठीक है, हमने केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सूबे के प्रशासन पर कि प्रांतों में किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो संचालित होती थी, किस तरह से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, अधिकारियों के कर्तव्य क्या थे और अधिकारी किसके प्रति उत्तरदायी थे। ये सारी बातें आज हम प्रांतीय प्रशासन में करने वाले हैं। सबसे पहली बात आप ये समझना कि प्रांतों को या प्रांतों की जो प्रशासनिक संरचना थी वो बेसिकली केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र का एक लघु रूप थी, है ना। लघु रूप कैसे? जैसे यहाँ मीर बख्शी था तो यहाँ भी मीर बख्शी था, यहाँ सद्र था तो यहाँ पे भी सद्र था, यहाँ दीवान था यहाँ पे भी दीवान था, यहाँ पे एक प्रकार से बादशाह था तो यहाँ पे सूबेदार था। बाकी सारे पदावली ऑलमोस्ट सेम थी, बस थोड़े थोड़े चेंजेस थे उसमें। तो इसका ही लघु रूप प्रांतों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सूबे का परिचय करेंगे कि कितने सूबे थे। और ये व्यवस्था जो है वो 1580 से अकबर के शासनकाल का 24वां वर्ष था। उस समय सूबा व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी अकबर के द्वारा, ऐसा अबुल फजल कहते हैं। इससे पहले सूबा व्यवस्था थी नहीं, सिकदार वकीलान होते थे शाहजहां के समय, सूबा व्यवस्था नहीं थी। सूबा व्यवस्था अकबर ने 1580 में स्टार्ट की थी। फिर अबुल फजल ये कहते हैं कि 12 सूबे तय किए गए, जिसमें जैसे इलाहाबाद है, आगरा है, अवध है, अजमेर है, और उत्तर में चले जाओ उधर आपके काबुल था, लाहौर था, मुल्तान था, इधर पूर्व में आ जाते तो बंगाल था, मालवा था, गुजरात था इस साइड में। तो इस तरह से टोटल 12 सूबे थे। फिर दक्षिण के अंदर जब अभियान किए अकबर ने तो बरार, अहमदनगर और खानदेश 3 सूबे और बना दिए गए। तो कुल मिला के अकबर के मृत्यु के समय टोटल 12 + 3 15 सूबे थे। फिर जहांगीर आया, जहांगीर ने कोई खास कार्य नहीं किया, नया सूबा नहीं बनाया एक भी। कांगड़ा को जीता था तो कांगड़ा को जीतने के बाद में उन्होंने है वो विलय कर दिया गया था कांगड़ा का, लेकिन कोई नया सूबा नहीं बनाया। फिर शाहजहां आया, शाहजहां ने नया सूबा जीता तो नहीं था, लेकिन पहले के सूबों का विभाजन करके 3 अलग सूबे बना दिए। जैसे लाहौर से कश्मीर को अलग करके कश्मीर सूबा बना दिया, बंगाल उड़ीसा को अलग करके उड़ीसा नया सूबा बना दिया, और ठट्टा सिंध का आपके मुल्तान से अलग करके अलग सूबा बना दिया। तो इस तरह से 3 नए सूबे विभाजित करके बनाए शाहजहां ने, तो टोटल 18 सूबे हो गए।
उसके बाद में औरंगजेब आया, उसने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को जीत के 2 नए और सूबे जोड़ दिए, तो टोटल 20 सूबे हो गए। तो इस तरह से, हालांकि कई जगह 21 आता है, कई जगह 22 भी लिख लेते हैं, लेकिन जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं मोस्टली वो सारे 20 सूबे बताते हैं। तो कुल मिला के 20 सूबे जो है वो मुगल काल में थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका प्रशासन जो है वो सबसे मेन हेड जो था वो था प्रांतपति, जैसे हम सूबेदार भी कहते हैं, जैसे सिपह सलार कहा जाता था, जैसे नाजिम भी कहा जाता था। ये हेड होता था और इसकी सहायता के लिए बख्शी वाक्यान्विश भी था, इसकी सहायता के लिए सदर भी था, इसकी सहायता के लिए दीवान भी था, इसकी सहायता के लिए आपके छोटे मोटे और भी कई सारे पदाधिकारी थे जो कि मिलकर है वो पूरे सूबे का प्रशासन चलाते थे। और ये पूरे सूबे के जो अधिकारी थे ये केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति भी बादशाह के द्वारा की जाती थी और बादशाह को इसकी रिकमेंडेशन रेलेवेंट डिपार्टमेंट देता था। जैसे प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति करनी होती थी तो मीर बख्शी सिफारिश भेजता था और बादशाह उसको अपॉइंट करता था। सदर की नियुक्ति, प्रांतीय सदर की नियुक्ति के लिए शाही सदर की रिकमेंडेशन होती थी और बादशाह उसको अपॉइंटमेंट करता था। तो इस तरह से अगर आप दीवान की नियुक्ति, तो दीवान सूबा की नियुक्ति, दीवान जो आपके हमने पढ़ा केंद्र का दीवान जो था उसकी रिकमेंडेशन पे बादशाह करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी नियुक्तियां बादशाह करता था, लेकिन सिफारिश जो है केंद्र का रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसकी सिफारिश आगे भेजता था। और ये प्रांतीय अधिकारी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो हर पाक्षिक या मंथली जो भी आपके ब्यौरा होता था वो केंद्र को भेजता था। तो इस तरह से बड़ा व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा था। प्रांत के जितने भी अधिकारी थे इन सारे अधिकारियों की नियुक्तियां जो है वो बादशाह के द्वारा की जाती थी। तो सभी अधिकारी एक दूसरे पे स्वतंत्र थे, कोई अधिकारी किसी के अधीनस्थ नहीं था। ये चीज़ आप समझिए। जैसे सदर था तो वो स्वतंत्र था, ही वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू बादशाह, ठीक है ना, वो सीधा बादशाह के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, न कि प्रांतपति के अधीनस्थ नहीं था। वो कोई इसका ही वाज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ प्रांतपति नाजिम सूबेदार। तो इस तरह से अगर आप ये देखते हो तो वो उसके प्रति अधीनस्थ नहीं था। जैसे मीर बख्शी था, सॉरी प्रांतीय बख्शी, तो वो भी सीधा रिस्पॉन्सिबल था बादशाह के प्रति, वो भी उसका सबऑर्डिनेट नहीं था। तो सब एक दूसरे में स्वतंत्र थे। इस हिसाब से क्या होता था कि कोई किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता था, है ना। अगर एक गलत करेगा तो दूसरा उसकी सूचना ऊपर दे देता था। तो अधीनस्थ वाला मामला ही नहीं था, बड़ा शक्ति संतुलन किया गया था, पावर भी दिए गए थे और उसको बैलेंस भी किया गया था, ताकि प्रांतों में ऐसी कोई साठ गांठ भी ना हो। प्रांतों में ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रांतपति है वो कल को सूबेदार बन जाए। प्रांतपति को भी उतनी शक्तियां थी जितनी आपके प्रांतीय बख्शी को थी, प्रांतीय सदर को थी, प्रांतीय दीवान को थी। सभी को बराबर रखा गया था। सभी जो है वो आपके केंद्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। कोई किसी भी प्रांतीय अधिकारी के प्रति एक दूसरे के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ना कोई उसके सबऑर्डिनेट था, अधीनस्थ नहीं था। इस हिसाब से वो सिस्टम को बैलेंस किया गया था उस समय के मामले में। ठीक है, तो अब मैं इन चीज़ों को यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। तो शुरू करता हूँ मैं बात को। सॉरी। अकबर ने अपने शासनकाल के चौबीसवें वर्ष सूबा व्यवस्था आरंभ की। ठीक है, ये बात कौन कहता है? अबुल फजल लिखता है। इस समय
कुल। +3 इसलिए लिख रहा हूँ कि अबुल फजल ने 12 का ही जिक्र किया है और 3 सूबे बाद में जीते गए थे, है ना। दक्षिण के अभियान बाद में थे। 12 + 3 सूबे थे। ठीक है। अब सूबों के मैं सोच रहा था नाम भी आपको साथ में बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहीं लिख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के, ठीक है। साउथ के तो इस समय 3 ही थे। मैं पहले साउथ के नाम लिख लेता हूँ। देखो साउथ में कौन से थे? बरार था, खानदेश और अहमदनगर, ठीक है। मैं मैप भी दिखाता हूँ आपको अभी, पहले नाम लिख लेता हूँ मैं। ये 3 साउथ के हो गए, +3 में ये 3 है। इनका उल्लेख फजल ने नहीं किया, ये बाद के इतिहासकारों ने लिखा है। नॉर्थ में 12 थे। 12 कौन से थे? देखो 3 तो ये यूपी के ही, तीनों पास पास में, है ना, बिल्कुल पास पास में, जैसे इलाहाबाद, अवध और आगरा, है ना। ये क्रम से ही हो गया, 3 तो ये हो गए। फिर 2 ठीक पास में, दिल्ली और अजमेर, ये बहुत आवास पास में है, ठीक है। ये 2 पास में हो गए, दिल्ली अजमेर। उसके बाद में आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ, उधर काबुल आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा और मुल्तान आ जाएगा, है ना। काबुल, लाहौर और मुल्तान, काबुल, लाहौर और आपके मुल्तान, ठीक है। फिर आप आ जाओ मध्य भारत के अंदर, तो मध्य भारत में आ जाता है आपके मालवा, ठीक है। मालवा आ जाता है, और गुजरात सूबा उस समय था नहीं, बाद में बना, तो अहमदाबाद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इधर चले जाओ आप बंगाल के पास में, बिहार और बंगाल दोनों आ जाएंगे। तो देखो 3, 2, 5 और 3, 8 और 2, 10 और 2, 12 और ये 3, 15। इन 12 का जिक्र जो है वो अबुल फजल करता है। तो इस प्रकार अकबर के काल में अगर आप देखते हो तो टोटल 15 सूबे थे, ठीक है। अब इसमें से देखो ये अकबर के काल की बात है, ठीक है। ये अकबर के काल के सूबे हैं। अगर आप इसको मैप में देखते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा नाम लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, पहला सूबा ये है काबुल। नॉर्थ वेस्ट में 3 सूबे थे, काबुल एक, इधर है आपके ये लाहौर, लाहौर 2 और ये मुल्तान, ठीक है। ये 3 सूबे थे आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि कंधार और कश्मीर ये आपके अलग अलग थे, ठीक है। कश्मीर को जीत कर लाहौर में मिला दिया था और कंधार को जीत के काबुल में मिला दिया था अकबर ने। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अकबर ने कश्मीर को जीत कर और ये लाहौर सूबे में मिला लिया। अब इसका ध्यान इसलिए भी रखना है कि जब जहांगीर 3 सूबे विभाजित करके नहीं बनाएगा, शाहजहां, तो एक इसमें कश्मीर भी आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ये मुल्तान था, ठीक है।
कंधार को इन्होंने काबुल में रखा था, ठीक है। और ये थट्टा जो है थट्टा सिंध जिसे हम कहते हैं, इसको मुल्तान के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो एक तो ये 3 ये हो गए। उसके बाद में ये चौथा सूबा है अजमेर। कौन सा? अजमेर, ठीक है। 5वां सूबा था अहमदाबाद, आप गुजरात कह सकते हो इसको, क्योंकि उस समय गुजरात क्षेत्र बना हुआ नहीं था, मतलब क्षेत्र तो था लेकिन आज वाला ये रूप नहीं था, तो अपन एक ही नाम लिखते हैं, ठीक है। गुजरात ये अहमदाबाद ही लिख लेते हैं, अहमदाबाद हो गया। इसके पास में है आपके ये मालवा, ठीक है, ये मालवा आ जाता है। ये अहमदनगर, ठीक है। और इसके इधर है आपके ये बरार, और ये है खानदेश बीच में। ये आप भी मैप बना के इसको भर देना बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये हो गए ये। उसके बाद में इधर आ जाएगा आपके बंगाल, ये बंगाल सूबा था, और ये उड़ीसा है, इसको जीत कर बंगाल में मिला लिया था। उड़ीसा को जीत कर अकबर ने बंगाल में मिलाया। अकबर ने बंगाल में मिलाया, ठीक है। और इसके पास में है बिहार। कौन सा? ये बिहार सूबा आ जाएगा। ये ऊपर आ जाता है अवध, ठीक है। इसके अवध के नीचे आ जाता है इलाहाबाद, ठीक है। और ये आ जाएगा दिल्ली, और इसके नीचे आ जाता है आगरा, ठीक है। तो अब आपसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 सूबे थे इस समय, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जहांगीर ने कोई खास नहीं किया। शाहजहां ने 3 सूबे विभाजित कर लिए। जैसे शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने कश्मीर को अलग सूबा बना दिया, उड़ीसा को अलग सूबा बना दिया, और इस थट्टा को अलग सूबा बना दिया, ठीक है। तो 18 हो गए। और बीजापुर और ये गोलकोंडा, ठीक है, ये 2 सूबे अकबर ने उसने औरंगजेब ने बना दिए, ठीक है। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। ये हो गया, 1 मिनट, मैं एक बिंदु और लिख लेता हूं। अकबर ने कंधार को जीतकर काबुल सूबे में मिलाया। ठीक है, ये बंगाल का नाम यहां लिख लेता हूं। जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने कोई नया सूबा नहीं बनाया, बल्कि कांगड़ा को जीत के कश्मीर में लाया। आप इसका मैप बना के और ठीक तरीके से भर देना, ताकि क्या होगा कि आपको सारे सूबों का एक प्रकार से पता चल जाएगा कि कौन सा सूबा किस तरह से है, ठीक है। तो कश्मीर हो गया, कंधार हो गया,
देखो अकबर ने उड़ीसा को बंगाल में मिलाया, कंधार को काबुल में मिलाया और कश्मीर को लाहौर में मिलाया। एक अकबर ने ये ठट्टा को मुल्तान में मिलाया था। ठीक है, ये भी मुझे कहीं लिखना पड़ेगा, यहीं लिख लेता हूँ। ठट्टा सिंध भी कहते हैं। तो ये विलय वाले सारे बिंदु याद रखना कि किसने कौन सा किधर मिलाया था, है ना। तो ये कुछ बिंदु है वो ज़हन में रखना, क्या पता परीक्षा की कल को पूछ ले। ठीक है, जहांगीर ने कोई खास किया नहीं था। जहांगीर ने केवल और केवल कांगड़ा को जीता था और कांगड़ा को जीत कर उसने, कश्मीर में नहीं था ये कांगड़ा मिलाया लाहौर में, है ना, सॉरी। लाहौर में मिला है ना, ये याद रखना। तो अब आप मस्तिष्क में बात आ गई होगी। 1 2 3 4 और 5, ये 5 बिंदु ऐसे हैं जो विलय किए गए थे। कश्मीर को लाहौर में, उड़ीसा को बंगाल में, कंधार को काबुल में और ठट्टा सिंध को मुल्तान में। ये 4 विलय अकबर ने किए थे और जहांगीर ने क्या किया था, कांगड़ा को लाहौर में मिलाया। शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने इस आगे अलग सूबे बना दिए थे। उसमें ठट्टा को अलग सूबा बना दिया गया, सिंध को सूबा बनाया था और साथ में आपके ये उड़ीसा को अलग सूबा बना दिया, है ना। तो इस तरह से 3 नए सूबे जो है वो आपके, और कश्मीर को अलग सूबा बनाया। ये 3 नए सूबे सृजित किए थे शाहजहां ने। ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। कांगड़ा आ गया। शाहजहां ने 3 नए सूबे बनाए। ठीक है, कौन से बनाए, कश्मीर किससे अलग किया, लाहौर से। सिंध या आप कह दो ठट्टा किससे अलग हुआ, मुल्तान से। और उड़ीसा किससे अलग हुआ, बंगाल से। ठीक है, ये तीनों विलय तो अकबर ने किए थे, अलग इसने किए। अपन पीछे लिख सकते हैं, ये लाहौर से अलग हुआ, ये मुल्तान से अलग होता है और ये बंगाल से। ठीक है, तो इस तरह से ये कश्मीर, सिंध और उड़ीसा, ये 3 सूबे बना दिए और ये 3 नए बनाए थे शाहजहां ने। तो 15 + 3 कितने हो गए, 18 हो गए। फिर आता औरंगजेब का नाम। ठीक है, अब देखो औरंगजेब ने क्या किया, 2 सूबे बना दिए। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 सूबे बनाए। गोलकुंडा और आपके बीजापुर। ठीक है, आप इसके नाम भर देना अच्छी तरीके से। तो अब अगर जैसे ये गोलकुंडा है, ये बीजापुर, ठीक है, ये उड़ीसा है और ये कश्मीर है और ये ठट्टा है। ठीक है, अब आप देखिए पूरे नाम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और
20। अब देखिए इस ब्लू पेन से जो 3 लिखे हैं ये तीनों हो जाएंगे ये 3 शाहजहां के, 1 2 और 3, ठट्टा कश्मीर और उड़ीसा, ठट्टा कश्मीर और उड़ीसा। औरंगजेब के ये 2 गोलकुंडा और ये दोनों अलग स्याही से लिखे हुए, आप देख लो ये एक और दोनों अलग स्याही यूज हो गई। ये 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, जिसको जैसे स्याही से लिखा है उसको उसी रूप में हमने यहाँ पे इसमें भी भर दिया है। आप भी कुछ इस तरह से भर सकते हो। तो यहाँ की स्याही दोनों की सेम है, और शाहजहां की सेम है, और अकबर की सेम है। ठीक है, जहांगीर का कोई योगदान था नहीं तो उसको यहीं पे साइड में रख दिया। अब आपके मस्तिष्क में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष सूबा व्यवस्था लाई थी। अकबर के काल में 15 सूबे थे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में शाहजहां ने 3 नए सूबे बनाए, औरंगजेब ने 2 और बनाए, तो 3 और 2 5 और 15 20 सूबे हो गए टोटल। ठीक है, अकबर ने 4 विलय भी किए थे, जहांगीर ने 1 विलय किया, नया कोई सूबा बनाया नहीं। दक्षिण में कुल कितने सूबे थे, तो 1 था, 2 थे, तीसरा, चौथा और 5वां सूबा दक्षिण में हो गया। ये अब आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। इस मैप को बढ़िया से याद कर लेना, पूरे सूबे याद हो जाएंगे आपको। कोशिश करना उसको खुद को भरने की, है ना। और ऐसे ही मैंने जैसे सेट किया है वैसे ही आप इसको व्यवस्थित तरीके से करोगे तो डेफिनेटली ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अभी अपना परिचय पूरा नहीं हुआ है। सूबे कितने थे ये बात तो हमने क्लियर कर ली। अब आगे देखिए, इसको आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। हाँ, अब आगे देखिए, सूबे के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। ठीक है, कुछ विशेषताएं हमें देखनी है, और क्या विशेषताएं थी ऐसी जो हमें मस्तिष्क में रखनी है, याद करनी है। ठीक है, देखिए पहला बिंदु क्या है कि सूबे का प्रशासन जो है वो केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था, क्योंकि इनके अधिकारियों के नाम लगभग सारे समान हैं। यह केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, प्रांतीय या सूबों के अधिकारियों की जो नियुक्ति थी वो बादशाह द्वारा की जाती थी और संबंधित विभाग की सिफारिश पर की जाती थी। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति मगर नियुक्ति की सिफारिश केंद्र का संबंधित विभाग करता था, कंसर्न डिपार्टमेंट करता था। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, जैसे प्रांतीय दीवान की नियुक्ति करनी होगी तो केंद्रीय दीवान उसका संबंधित विभाग है, ये सिफारिश करेगा और नियुक्ति कौन करेगा, बादशाह करेगा। पहली बात। दूसरी विशेषता ये हो गई, नियुक्ति बादशाह की करेगा और इसकी रिकमेंडेशन कौन भेजेगा, संबंधित विभाग भेजेगा। ठीक है, पहली बात। और अगला बिंदु क्या रहेगा, प्रांतों के अधिकारी एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं थे, है ना, वो सब स्वतंत्र थे और बादशाह के प्रति जिम्मेदार थे। सॉरी, प्रांतों के अधिकारी एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं थे।
बल्कि स्वतंत्र थे तथा अपनी रपट तथा केंद्र के प्रति जिम्मेदार थे। किसके प्रति? केंद्र के प्रति उत्तरदायी थे, अधीनस्थ नहीं थे ये, है ना, प्रांतीय अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं थे। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि प्रांतीय प्रशासन में कोई भी तानाशाह न हो जाए, है ना, शक्ति को बिल्कुल संतुलित किया गया था ताकि एक दूसरे के ऊपर निगरानी भी रखें और एक दूसरे की सहायता भी करते रहें। ठीक है, प्रांतों में शक्ति संतुलन किया गया था, जिसमें सारे अधिकारी एक दूसरे का सहयोग भी करते व निगरानी भी रखते थे। ठीक है, और इनके पीछे भी इन्होंने अच्छे खासे वाक्यान्वेषी सरकारें और इस तरह से गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे ताकि कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई साजिश वगैरह न कर सके। और भी कई विशेषताएं ऐड की जा सकती है, लेकिन ये एक मोटी मोटी विशेषताएं हैं जो हमें समझनी होती हैं, क्योंकि नेट जैसे एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम हो, तो अक्सर क्या होता है कि उसमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें हमें कंसेप्ट के बेस पे आंसर निकालना होता है। तो ये बात थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इंट्रो में हम चल रहे हैं और इंट्रो में हमने सूबे के प्रशासन कैसे शुरू हुआ था ये बात देख ली थी, सूबे थे कितने और इसका विकास क्रम क्या रहा ये बात देख ली, सूबे के प्रशासन की विशेषताएं क्या थी ये भी हमने समझ लिया। अब अंतिम पायदान पे आ चुके हैं कि सूबे के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। ठीक है, और उनके क्या क्या कर्तव्य होते थे ये बिंदु देख लेते हैं, फिर हमारा सूबा प्रशासन समाप्त हो जाएगा। सूबे के प्रशासन में निम्न अधिकारी थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हम जो इस क्रम में नाम लिखेंगे सूबे का प्रधान कौन होता था उस पर बात करेंगे। देखिए सूबे का प्रधान जो था वो सूबेदार कहलाता था। ठीक है, ये सूबे का क्या होता था? सूबेदार था। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या क्या मस्तिष्क में रखना है। पहली बात ये कि यह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। सूबे का प्रमुख पदाधिकारी था। जिस तरह से केंद्र में बादशाह होता था उसी तरह से सूबे में हेड कौन होता था? सूबेदार होता था। लेकिन इसके लिए ये शब्द बहुत बाद में यूज किया गया। इसे आरंभ में सिपह सालार कहते थे और इसको बाद में नाजिम भी कहा जाता था। तो ये भी लिखेंगे हम, आरंभ में इसे सॉरी
सिपह सालार इसे नाजिम, देखो ये शब्द याद रखना क्योंकि बड़ो प्रांतों का मेन अधिकारी है ये, तो इसके उपनाम उप शब्द भी याद रखना। कई बार यही पूछ लेते हैं, कई बार ये सूबेदार शब्द हटा देते हैं, केवल सिपह सालार या नाजिम जैसा ही शब्द आ जाता और एक साथ नहीं आएंगे, है ना, जो भी आएगा एक आएगा ऐसे। इसे नाजिम भी कहते थे, पहली बात। अब इसकी जो नियुक्ति थी, ये वही बात आई कि बादशाह करता था। बादशाह इसके लिए अलग से आदेश जारी करता था, जिसे फरमान ए साबती कहते थे। और ये कितने साल तक रहेगा, ये बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। और जनरली 3-4 साल के लिए रखते थे, फिर इसको चेंज कर देते थे ताकि वो वहाँ का कोई स्वतंत्र शासक न बन जाए, शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए चेंज बहुत जल्दी किया जाता था। इसकी नियुक्ति फरमान ए साबती, फरमान यानी आदेश, बादशाह करता था। इसका कार्यकाल बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। जो कि सामान्यतः 3 या 4 वर्ष रहता था, सामान्यतः, है ना। तो नियुक्ति भी बादशाह करता था और बादशाह उसको लंबे समय तक पद पे रहने देता नहीं था, क्योंकि पता था कि ये प्रांतीय अध्यक्ष जो है ये बहुत शक्तिशाली होते थे और अगर इसको लंबे समय तक रखा गया तो ये जनता को अपने साथ में ले लेंगे और बहुत संभावना है कि ये लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। अगर कमज़ोर शासक हुआ तो ये समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। 1580 में जब अकबर ने ये व्यवस्थाएं लागू करी, उसके 6 साल बाद 1586 में अकबर ने एक ही प्रांत में 2 दीवान का पद सृजित किया, लेकिन फिर वो विवाद उत्पन्न होने लगे दोनों के बीच में, कार्य क्षेत्रों का टकराव, तो वो आदेश वापस ले लिया गया। अकबर ने और भी कई नवाचार किए थे, जैसे काबुल और जो लाहौर था, आगरा, यहाँ पे एक बार हिंदू प्रांतपति होता था तो दूसरी बार मुस्लिम होता था, ऐसा व्यवस्था भी करी थी। और अजमेर और लाहौर, यहाँ पे केवल मुसलमान होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं भी करी थी, है ना। तो अकबर ने ऐसी कई व्यवस्थाएं भी की थी, मैं अभी भी लिखना चाहूँगा। पंद्रह सौ 86 में 6 साल बाद, मतलब 30वें वर्ष लिख लो या कोई नहीं, 86 में अकबर ने एक प्रांत 2 सूबेदार नीति बनाई, मगर विवाद के कारण वापस ले ली गई। ऐसी पॉलिसी संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक ही सूबे में 2 सूबेदार होंगे तो अधिकारों को लेकर इनके बीच में जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहेगी। अब काबुल और आगरा में इसके तहत है वो एक संयुक्त सूबेदार की व्यवस्था की गई थी, काबुल और आगरा में।
संयुक्त सूबेदार, जिसमें हिंदू होगा और एक मुसलमान होगा। और लाहौर और अजमेर जो थे, देखो काबुल और आगरा की ये स्थिति थी जिसमें संयुक्त सूबेदार व्यवस्था लागू की गई। लाहौर और अजमेर के अंदर ये कहा गया कि केवल राजपूत ही सूबेदार होंगे, है ना, तथा ये अकबर की कुछ व्यवस्थाएं थी। ये प्रावधान जो है वो किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे जो ये पॉइंट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि अकबर ने कौन से सूबों के लिए केवल राजपूत सूबेदार होना बनाया था, या अकबर ने कौन से सूबों के लिए संयुक्त सूबेदार की व्यवस्था जिसमें हिंदू और मुस्लिम की व्यवस्था की गई थी। ये अकबर की धार्मिक नीति में भी पूछा जा सकता है और साथ में प्रांतीय प्रशासन में भी इसका प्रश्न जो है वो बन सकता है। इस बात का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ सूबों के संबंध में जब कोई विशेष नीति आती है तो हमें उसके संबंध में स्पष्ट तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब ये सूबेदार, मैंने कहा था आपको सारे मनसबदार होते थे, सूबेदार भी मनसबदार था, तो इसके भी कई सारे कर्तव्य थे। तो इसके कार्य क्या थे, देखिए इसके निम्न कार्य थे। ठीक है, देखिए इनके कार्यों में हम सूबे की सुरक्षा देखो जितने भी सैनिक अभियान होते थे उनका संचालन करना और साथ में सूबे की जनता की सुरक्षा करना, ये ऐसे लिखते हैं, एक मनसबदार की हैसियत से ठीक है संचालन, और जो सूबे की जनता थी उसकी सुरक्षा करना तो खैर इसका कर्तव्य था ही था। ये सबसे बड़ी जो है वो आपके जरूरत रहती थी इसकी। सुरक्षा व सतर्कता रखना, इस हेतु फौजदार की नियुक्ति करना, ठीक है। अब देखो फौजदारों की नियुक्ति का काम हो गया, ठीक है, और प्रजा की जो सुख सुविधाएं होती थी उसका भी विशेष तौर पे ख्याल रखा जाता था। मतलब जो कोई वस्तु या कोई आवश्यकताएं होती थी या कोई कमी होती थी अकाल वगैरह की स्थिति में, तो ये सारे कार्य करता था। ठीक है, सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता था। और साथ साथ में जो भी सूबे के अधीनस्थ राजा थे उनकी पेशगी जो होती थी, पेशकश राशि जो होती थी, पेशकश राशि वो होती थी जो राजा जो है वो हर साल
अपने राजा बने रहने के लिए बादशाह को भेजता था, वो वसूलने की जिम्मेदारी भी इसी की थी। सूबे के अधीनस्थ राजाओं से पेशगी वसूलना, है ना, ये भी ध्यान रखना। ये तीसरा बिंदु हो गया, ये चौथा हो गया, आगे मैं 5वां बिंदु भी ले लेता हूँ, वसूलना। और साथ ही आपके ऐसे क्षेत्र, ऐसे जागीरदार जमींदार जो टैक्स आसानी से नहीं देते थे, लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे, उनको जोर तलब क्षेत्र कहते थे। जोर लगा के और कर वसूलना होता था। तो जोर तलब क्षेत्र जितने भी थे, वहां से राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी भी इसी की होती थी। जोर तलब का मतलब जहां से जोर जबरदस्ती राजस्व लिया जाता हो, आसानी से जहां राजस्व नहीं मिलता हो, वो जोर तलब क्षेत्र होते थे। वहां से आपके राजस्व वसूली की जिम्मेदारी इसी की थी। जोर तलब जमींदारों से राजस्व वसूली। वह ये आखिरी बिंदु, छठा कार्य, मृत्यु दंड के अलावा दंड भी देना था। कई बार न्यायाधीश भी हो जाता था ये, के अलावा सामान्य दंड देना। टैक्स वैक्स नहीं देते थे, दंड तो देना ही पड़ता था। ये 6 कार्य थे जो सूबेदार से संबंधित थे। ठीक है, तो सूबेदार की नियुक्ति वगैरह, क्या नाम था, क्या कुछ था, ये सारी बातें मैंने एक ही स्लाइड में ले ली है, ताकि आपको लिखने में भी आसानी होगी, और अगर प्रिंट करवाते हो तो उसमें भी आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है जब आपका शिक्षक जो है वो पहले खुद हाथ से लिखना, नोट तैयार करना, फिर उसको रेडी करना, फिर वापस यहाँ लिखना। तो आपका शिक्षक 2 बार लिख सकता है, तो स्टूडेंट को, बच्चे आजकल मैं देखता हूँ पीपीटी प्रिंट करवा के पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना हाथ से लिखने के बाद रहता है। ये तो मेरी सलाह है, बाकी मुझे तो क्या ही मतलब है, आप हाथ से लिखो या पीपीटी पढ़ो, या फिर जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें हमारा नोट तैयार होना चाहिए। वो जितना नोट्स बनाया हुआ होता है वो एक बार तो समय लेता है 5-6 महीने का, लेकिन उसके बाद रिवीजन बड़ा आसानी से होता है, बहुत टाइम बचा देता है। पीपीटी कलेक्ट करते हैं, 10-12 हज़ार पीपीटी होती है, इतने कब पढ़ने से अच्छा किताब भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब पहला अधिकारी हो गया, अब अपन आते हैं दूसरे अधिकारी पे। आप इसको लिख लीजिए। दीवाने सूबा, ये सूबे का दीवान होता था, केंद्रीय दीवान की भांति। हाँ, अब देखो इसकी जो नियुक्ति होती थी वो भी शाही दीवान की सिफारिश के ऊपर बादशाह के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और इसके लिए एक आदेश जारी किया था हस्बुल हुक्म करके। हस्बुल हुक्म नामक आदेश द्वारा, बादशाह नियुक्त करता था। पहले क्या व्यवस्था थी कि ये जो दीवान है इसकी नियुक्ति पहले सूबेदार करता था, है ना, लेकिन बाद में पता चला कि सूबेदार नियुक्त करके अपने आप के अधीनस्थ मानने लग गया था, इसलिए फिर ये शक्ति सूबेदार से लेके और अपने पास रख ली बादशाह ने। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पूर्व में सूबेदार नियुक्त करता था। ठीक है, नियुक्त करता था।
लेकिन बाद में यह पावर ले ली गई, क्योंकि कोई भी कर्मचारी किसी भी कर्मचारी के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखा गया था। इसके कई कर्तव्य थे। अब एक बात आपको इसमें दिमाग में ये रखनी है कि जो केंद्र सरकार में दीवान के कर्तव्य थे वो सारे कर्तव्य इसके भी थे, ठीक है, थोड़े से कम थे लेकिन थे सारे। जैसे मैं आपको पॉइंट बताऊं कि वित्तीय व राजस्व मामलों का ये प्रांत में प्रमुख था, वित्तीय व राजस्व मामलों का प्रमुख था। ठीक है, प्रांतीय मामलों में, और वो केंद्र के मामलों में प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, संपूर्ण व्यय इसी के हाथ से होते थे प्रांत के अंदर, और ये बात हमने उधर भी लिखी है। व्यय का दायित्व, पूरे प्रांत के जितने भी खर्चे होते थे वो इसी की परमिशन से होते थे। ठीक है, और इसके अलावा देखो आप, जो भी कृषि विकास होता था उसका भी काम करना पड़ता था, कृषि विकास का कार्य भी करना पड़ता था ताकि टैक्स अधिक से अधिक प्राप्त हो। और इसके अलावा जो अधिकारी थे उनके द्वारा कोई कर लगाया गया था तो उनकी पर भी निगरानी रखी जाती थी। कई बार उपकर लगा दिए जाते थे अधिकारियों द्वारा, लगाए गए करों, जिसे हम सामान्य शब्दों में अबवाब कह सकते हैं, पर निगरानी रखना, आमिल पर निगरानी रखना, आमिल आगे पोस्ट आएगी, ये जिम्मेदारी भी इसकी थी क्योंकि ये सारा मामला पैसे का था। और केंद्र को पाक्षिक रिपोर्ट भेज देता था, है ना, हर 15 दिन में एक रिपोर्ट भेज देता था, है ना, सारा ब्यौरा भेज देता था। ये काम किसका था? ये दीवान का था। ये दीवान किसका था? सूबे का दीवान। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पद पे। अगला पद है वो है आपके दीवान के बाद में तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं बख्शी को ले लेते हैं। ये प्रांतीय बख्शी थे, ये वाक्यान्वेष के कार्य भी करते थे। वाक्यान्वेष का काम क्या होता था? वाक्यान्वेष का काम होता था राज्य की जितनी भी प्रांतों की सूचनाएं होती थी वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करना और मीर बख्शी को देना, और मीर बख्शी सुल्तान तक पहुंचा देता था, बादशाह तक पहुंचा देता था। तो ये काम था इसका, बख्शी का, और ये वाक्यान्वेष का कार्य भी देखता था। ठीक है, अब इसके क्या कार्य थे? अब नियुक्ति वापस वही बात आती है कि मीर बख्शी की रिकमेंडेशन पर बादशाह द्वारा की जाती थी, लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, इसके निम्न कार्य थे, इसके निम्न कार्य थे। ठीक है, अब हमारे कार्य ये नए नहीं है, ये सारे वे कार्य हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। बख्शी के कार्य आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, फिर भी मैं एक सामान्य तौर पे लिख लेता हूं। जैसे ये सूबे के सैनिक तंत्र का प्रधान था, सूबे के सैनिक तंत्र का प्रधान, और वो जो मीर बख्शी होता था वो था आपके केंद्र की सेना का प्रधान। ठीक है, दूसरा सैनिक अधिकारियों व सैनिकों जो प्रांतों के होते थे के वेतन का निर्धारण करना, और वो किसका करता था? वो केंद्र के अधिकारियों और सैनिक अधिकारी और सैनिक के वेतन का निर्धारण करता था। वो वहाँ वेतन अधिकारी था। निरीक्षण का मतलब ये था कि वेतन मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, काटा तो नहीं गया है, सारे इंस्पेक्शंस यही देखता था। साथ साथ में आपकी गुप्तचर सेवा भी इसके अधीन थी। और वाक्यान्वेष सूचना संग्रहण कर बादशाह को देना।
का कर्तव्य भी इसका था। ठीक है, जितनी भी गुप्तचर सेवाएं थी वो उधर भी मीर बख्शी की थी, इधर भी मीर बख्शी की थी। इसके अलावा आपके अच्छा, ये चीज़ें जो है इनके ऊपर भी ध्यान रखे जाते थे, क्योंकि कई बार ये लोग भी करप्ट हो सकते थे। तो फिर इनके ऊपर क्या करते थे, 2 पद और गठित किए गए थे। एक तो थे अरकारे और एक होते थे आपके सवानी नवीस। ठीक है, जो खुफिया नवीस होते थे, सवानी नवीस। ठीक है, अरकारे क्या करते थे, प्रांत के अंदर घूमते रहते थे और वो इन अधिकारियों का भी ध्यान रखते थे और ये सारी सूचनाएं लेके सूबेदार को देते थे और बादशाह को भी भेजते थे। तो अरकारे इनके ऊपर भी ध्यान रखते थे। सवानी नवीस दरोगा डाक चौकी के द्वारा स्थापित किए गए थे, डाक विभाग के द्वारा। ये लोग भी इन वाकया नवीसों के ऊपर ध्यान रखते थे और ये खुफिया नवीस होते थे जिनकी किसी को जानकारी नहीं होती थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार को कम करने का काम करते थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रांतों में भ्रमण करते, सूचनाएं जुटाते व केंद्र और सूबेदार को भेजते और सूबेदार की सूचनाएं केंद्र को भेजते। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये दरोगा डाक चौकी के द्वारा नियुक्त खुफिया नवीस होते थे जो गुप्त तरीके से सूचनाओं को संग्रहण करके और आगे पहुंचाने का कार्य करते थे। तो ये तीसरा पदाधिकारी था प्रांतों का। उसके बाद देखिए चौथा पदाधिकारी, चौथा ले लेते हम सद्र व काजी। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि यह आपके न्याय का काम करते थे। ठीक है, नियुक्ति वापस वही बात आती है, केंद्र के अंदर जो सद्र सुदूर होता था वो इसकी नियुक्ति करता था। ठीक है, नाम रिकमेंडेशन देता था और बादशाह इसकी नियुक्ति करता था। प्रांतों में जनरली एक ही व्यक्ति सद्र और काजी दोनों पद पे रहता था और वो धार्मिक मामलों में भी न्याय करता था और अन्य मामलों के भी न्याय वो साथ में करता था। बाकी वही शरीयत का व्याख्याकार वगैरह, धार्मिक अनुदान है ना, सयुर्गल, मदद मास, ये सब करना, निरीक्षण करना, शिक्षा, नैतिक आचरण, इनका ध्यान रखना, ये सारे कार्य सेम के सेम थे। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं कि प्रांतों में यह पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। कई बार अलग भी हो जाते थे। एक ही व्यक्ति को दिया जाता था का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि आपके एक ही व्यक्ति, सद्र भी वही होता था, काजी भी वही होता था। सद्र होता था जो धार्मिक मामलों का होता था, काजी अन्य सभी मामलों का होता था। विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना। ठीक है, इनके क्या कार्य थे? इनके क्या कार्य थे? ठीक है, अब मुझे ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि क्या कार्य थे, हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी सामान्य तौर पे हम लिख लेते हैं। देखो, इस्लामिक लोगों के धार्मिक हितों की रक्षा करना, लोगों के धार्मिक हितों की रक्षा करना, पहली बात। दूसरी बात, दान पुण्य करना। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपके और मदद मास वगैरह के जो विवाद होते थे वो सुलटाना। मदद मास वही दान की भूमि होती थी जो कर मुक्त रहती थी कि विवाद
सुलझाना। इसके साथ साथ अपन अगर मैं और देखें तो नागरिकों के जो है वो आपके विवाद सुलझाना। अकबर ने क्या किया था, ये इनका काम अधिक देखते हुए एक अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति भी करी थी। तो आप लिख सकते हो अकबर ने, इसको यहीं लिख लेते हैं, अकबर ने इनकी सहायता हेतु मीर ए अदल की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट हम बहुत अच्छी तरीके से केंद्रीय प्रशासन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो। जब सब पढ़ा रखा है तो वापस समय नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, ये 4 पदाधिकारी हमने समझ लिए। अब हम आते हैं लास्ट प्रांतीय प्रशासन में सबसे आखिर में मीर बहरी। वह मीर बर, ठीक है, दो अलग अलग पद है। ठीक है, अगर मीर बहरी की बात करें तो ये क्या करता था, बहर का मतलब जल से होता है, तो जो भी जलपोत वगैरह होते थे उन पर ध्यान रखना, तटीय क्षेत्रों में कर वसूलना और जहाज निर्माण, नावों के निर्माण, इनका पूरा का पूरा ये चीजें देखता था। ठीक है, तो हम मीर बहरी में क्या लिखेंगे, यह शाही जहाजों का प्रभार इसी के पास था। शाही जहाजों का प्रभार इसी के पास में था। साथ ही साथ यह व्यक्ति जो है वो आपके तटीय क्षेत्रों में चुंगी कर भी लेता था। कर वसूलना और नावों की व्यवस्था करना तथा पुल निर्माण करना ताकि सेना वगैरह आराम से गुजर सके। ताकि आवागमन है वो आसानी से हो सके, ये सारा काम करता था। ठीक है, और मीर बर्रर जो था वो राजकीय निर्माण विभाग का हेड था। एक मिनट, यह राजकीय निर्माण विभाग, जितना भी कोई मकबरा बनाना हो, कोई भवन बनाना हो, तो उसका ये डिपार्टमेंट इसके पास में था। ठीक है, ये था हमारे प्रांतीय प्रशासन। तो हमने इसमें 500 अधिकारी समझ लिए, इसकी विशेषताएं देख ली और 18 सूबे कौन कौन से थे ये सब हमने देख लिए। ठीक है, तो देखो हमारे ये दोनों बिंदु पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सरकार का प्रशासन, परगनों का और गांव का प्रशासन, ये छोटे छोटे बिंदु है, इन तीनों की मुझे लगता है एक ही क्लास हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।